जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 6th चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फोर्स मोशन को कैसे चेंज करता है या फिर मोशन पे कैसे इफेक्ट डालता है। हमने 4th चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा था, यानी वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन वगैरह ये सब देखी थी। फोर्स कैसे इस मोशन को चेंज करता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है फोर्स की, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज। अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो या फिर उसको खींच रहे हो, तो यही क्या है फोर्स। सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में फोर्स की डेफिनेशन ये हो गई। फोर्स मोशन को कैसे चेंज कराता है। मैं अगर ऐसे भाग रहा हूं, सामने से कोई मेरे को धक्का मार दे तो क्या होगा, या तो मैं रुक जाऊंगा, यानी मेरा मोशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मैं अभी एक स्पीड से भाग रहा था, मैं रुक गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फोर्स इतना ज्यादा हो कि मैं पीछे की तरफ उछल जाऊं, यानी कि मेरी डायरेक्शन भी चेंज हो गई वेलोसिटी के साथ साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस डायरेक्शन से कोई मुझे धक्का मार दे तो मैं इधर चला जाऊं, या उधर से कोई धक्का मार दे तो मैं इधर चला जाऊं, या फिर अगर पीछे से कोई धक्का मार दे तो मेरी स्पीड और चेंज हो जाए। यानी कि फोर्स से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी की स्पीड, डायरेक्शन या फिर दोनों चेंज हो सकती है। तो फोर्स कैसे मोशन को चेंज करता है ये समझ में आया। अब मैंने मोशन चैप्टर में आपको बताया था कि एक्सेलरेशन होने की वजह से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं, ये बताया था मैंने। फोर्स से भी यही काम हो रहा है, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल। आगे हम फोर्स की जब इक्वेशन देखेंगे जो न्यूटन के सेकंड लॉ में हम देखेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि फोर्स की क्या इक्वेशन है और वो एक्सेलरेशन से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब मैं आपको बोल दूं कि मैं इधर भाग रहा हूं, आपने मेरे पे फोर्स लगाया तो मेरी मोशन कैसे चेंज होगी, मेरी स्पीड कैसे चेंज होगी या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप नहीं बता पाओगे। भाई डायरेक्शन आपको पता रहनी चाहिए कि फोर्स सामने से लगा है, साइड से लगा है, पीछे से लगा है, उसी पे आप बता पाओगे कि मोशन चेंज हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या हुआ है मोशन पे। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, यानी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो यानी कि फोर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के चेंज होने पे फोर्स भी बदल जाता है। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट है, इनका बहुत बड़ा योगदान था फोर्स में। ठीक है, फोर्स से लेके इन्होंने 3 लॉ दिए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए फोर्स की एसआई यूनिट क्या रख दी, न्यूटन रख दी। इसका सिंबल है कैपिटल एन। जब आप न्यूटन का नाम लिखोगे, ठीक है, किसी स्टेटमेंट में, जैसे न्यूटन लॉ लिखेंगे हम आगे, तो उसमें तो हम कैपिटल एन लगाएंगे क्योंकि नाम है। यहां पे हम स्मॉल एन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट में आप स्मॉल एन लिख के न्यूटन लिख सकते हो। ठीक है, और जब सिंबल लिखोगे तो कैपिटल एन। अब बहुत सारे फोर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, मैं उसे धक्का दे रहा हूं, तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो आसानी से खिसक जाती है, सरक जाती है धक्का देने पे, और कुछ ऐसी चीज होती है, यानी भारी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हम धक्का देते हैं लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, अपनी मूवमेंट नहीं दिखाते, यानी खिसकते नहीं है। क्यों नहीं खिसक रहे, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे एक बॉक्स है, मैं यहां पर धक्का दे रहा हूं लेकिन वो खिसक नहीं रहा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ठीक है, मास ज्यादा होने की वजह से जो सरफेस की वजह से फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और यही फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट भी आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लाइक पोल्स होंगे तो क्या होगा, रिपेल करेंगे। अपोजिट पोल होंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे।
तो मैग्नेट भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। भाई वे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो या अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, रिपेल कर रहे हैं तो रिपेलिंग फोर्स लग रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, चार्ज जो होते हैं वह आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सेम चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो धरती अपनी तरफ खींच रही है ऑब्जेक्ट को, मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, यानी धरती क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है, आप पानी में कोई चीज को उठाते हो तो वो हल्की लगती है एज कंपेयर टू अगर उसे आप बाहर उठाओ, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि लिक्विड एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। आप क्या करो, एक भारी ऑब्जेक्ट को अपने दोस्त की मदद से उससे बोलो आप नीचे से एक सपोर्ट लगाए और उस ऑब्जेक्ट को उठाने में मदद करे, तो आपको वो ऑब्जेक्ट हल्का लगेगा। अब वैसे ही पानी के अंदर आप जब ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो एक तरीके से वो हल्का क्यों लग रहा है, क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रहा है, एक तरीके से आपका दोस्त जो है वो सहारा लगा रहा है, तो वो जो फोर्स है वो होती है बॉयंट फोर्स। यानी लिक्विड के द्वारा जो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो होता है बॉयंट फोर्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स नहीं लगता, एक्चुअली में रियलिटी में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स नहीं लगता कभी भी, उसमें मल्टीपल फोर्सेस होते हैं। जैसे कि इसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मास ज्यादा है इसका, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो नीचे क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सरफेस की वजह से, क्योंकि नीचे क्या है, एक टेबल है या फिर कोई भी सरफेस है और इस बॉक्स के नीचे भी सरफेस है, सरफेस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब सरफेस को अगर आप जूम करके देखोगे तो ऐसे करके कुछ निकला रहेगा, ठीक है। सरफेस एकदम स्मूथ तो नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वहां पे फ्रिक्शन ना लगे, तो कुछ ना कुछ होता है। तो ये हो गया नीचे का सरफेस, बॉक्स के सरफेस का कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये आपस में क्या होता है, एक तरीके से पकड़ बना लेते हैं, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो एक फोर्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो फोर्स लग रहे हैं तो मल्टीपल फोर्स है। अब ये जो मास है, यानी इसमें जो वजन है, वो एक तरीके से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। भाई इसको मैं उठाऊंगा तो ये नीचे आएगा, यानी नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तीसरा फोर्स, अब अगर यहां पर टेबल है, जैसे ये मार्कर जो है मेरे हाथ से नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब मैं इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, एक तरीके से ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, तो यानी एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में भी लग रहा है, चार फोर्स हो गए। इसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल इस फोर्स का नाम होता है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, या फिर ये कह लो कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाती है तो अगर कोई सरफेस आता है तो वो उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। इसके बारे में क्लैरिटी थोड़ी सी आगे आपको हो जाएगी, ठीक है। तो चार तरीके के फोर्स आपको यहीं देखने को मिल गए, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे फोर्स लगते हैं एक टाइम, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो तो वो अगर मूव नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि सामने से कोई धक्का दे रहा है। जैसे टग ऑफ वॉर में क्या होता है, चार उधर होते हैं चार इधर होते हैं, रस्सी को खींचते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो रस्सी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, मतलब इधर भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं और उधर भी इतना ही फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। ये मारकर नीचे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स मैं इसे ऊपर की तरफ लगा रहा हूं अपने हाथ की वजह से, तो ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक डायरेक्शन ऐसी है और एक डायरेक्शन ऐसे है, सेम अमाउंट में सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स लगे तो वो आपस में क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूं तो नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे फ्रिक्शन लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आपके लगाए हुए फोर्स के बराबर है, इसलिए तो वो मूव नहीं हो रहा। अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे और फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स हो गया तो वो आसानी से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोलता है बैलेंस फोर्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और वो इक्वल है तो वो हो जाता है बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स हो जाता है जीरो, ठीक है।
नो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन, और मोशन के स्टेट में चेंज नहीं दिखता, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। आगे बात समझ में। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? फोर्सेस दैट आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड नेट फोर्स इज नॉट जीरो, यानी कि अगर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में भी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो अलग है। उधर सपोज दो जो जने हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, मैं अकेला फोर्स लगा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे पीछे धक्का दे देंगे अगर वो उतनी ही ताकत से फोर्स लगा रहे हैं जितनी की मैं लगा रहा हूं। वहां दो है, मैं अकेला हूं, तो वो मुझे पीछे धक्का दे देंगे। तो यानी कि वो कैसा फोर्स हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 3 केसेस मैंने आपको दिखा रखे हैं। जैसे पहले वाले में क्या हो रहा है, 6 न्यूटन का भी फोर्स इधर ही लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो सीधा सीधा अगर आप साइन कन्वेंशन से भी इसे सॉल्व करोगे तो वो भी आसानी से हो जाएगा कि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 10 + 6 यानी कि टोटल 16 न्यूटन से फोर्स लग रहा है, और एक ही डायरेक्शन में है तभी तो ऐड हुए हैं, तो वो इसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन में ये देखा था, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लोगे तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। आ गया समझ में? तो अगर आप इसे ऐसे लिखो कि फोर्स 1 जो है वो क्या है? 10 न्यूटन। अब यहां मैंने पॉजिटिव नहीं लगाया तो वो पॉजिटिव है क्योंकि साइन नहीं लगाया। नेगेटिव के लिए आप साइन लगाते हो क्योंकि नेगेटिव के लिए कंपलसरी होता है। पॉजिटिव के लिए साइन लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है। तो यानी कि इसी डायरेक्शन में क्या है? वो फोर्स है। F2 भी 6 न्यूटन लिख रहे हो, यानी वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये सीधा सीधा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 न्यूटन। दूसरे केस में इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो F1 क्या है? 10 न्यूटन पॉजिटिव का। F2 क्या हो जाएगा? -6 न्यूटन। सीधा सीधा ऐड कर दो टोटल फोर्स को निकालने के लिए। नेट फोर्स क्या होता है? सबको ऐड कर दो। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 न्यूटन। ठीक है, F नेट क्या आ गया? 4 न्यूटन। अब ये 4 न्यूटन जो आया है ये पॉजिटिव का आया है, तो यानी जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया था उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। आ गया समझ में? इस वाले केस में इधर जो है वो है 10 न्यूटन, आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो F1 6 न्यूटन हो गया पॉजिटिव का, और F2 -10 न्यूटन हो गया। अब इसे सीधा सीधा ऐड कर लो नेट फोर्स के लिए। नेट फोर्स के लिए ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? -4 न्यूटन। यानी अब ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और ये साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी ले सकते हो, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने पॉजिटिव किधर लिया है, नेगेटिव किधर लिया है। इसलिए आपके लिए आसान तरीका ये बता दिया गया कि राइट साइड को आप पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले लो, ऊपर पॉजिटिव ले लो, नीचे नेगेटिव ले लो। आ गया समझ में? तो ऐसे आप अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करना पड़ेगा 10 - 6। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जिस साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मतलब जैसे 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में था और ये 6 न्यूटन से ज्यादा है, तो 6 न्यूटन तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन एक्स्ट्रा किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। आ गया समझ में? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करा सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मैंने क्या किया, इस मार्कर पे नीचे ऐसे फोर्स लगाया तो ये रोटेट हुआ। मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो ये रोटेट हुआ। स्पिनर आता है, स्पिनर तो देखा ही होगा। स्पिनर को आप ऐसे करके मारते हो, फोर्स लगाते हो तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। फोर्स को आप एक डायरेक्शन में क्या कर रहे थे? अप्लाई कर रहे थे, या तो ऐसे या फिर ऐसे, या नीचे या ऊपर। तो इसको आप किसी एंगल पे भी अप्लाई कर सकते हो। भाई सामने ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, या फिर सूटकेस, आप गांव जा रहे हो नानी के घर, छुट्टियों का टाइम है वैसे भी, तो ऐसे करके क्या कर रहे हो? आप इसको खींच रहे हो। ठीक है, तो ये किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो।
तो यानी फोर्स आप डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में होगी तो अलग अलग बिहेवियर आपको दिखाएगी। जैसे अगर मान लो कहीं पे ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो क्या कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो फोर्स से अलग अलग चीजें आप देख सकते हो। अलग एंगल पे आप फोर्स लगाओगे तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा मोशन पे। ये सारी चीज आप पढ़ोगे 11th-12th क्लास में अगर आप साइंस लोगे तो। हम 9th क्लास में हैं, यानी आप 9th क्लास में हो, मैं 9th क्लास पढ़ा रहा हूं, तो हम जो कर रहे हैं बहुत इजीएस्ट वर्जन कर रहे हैं। आप नए नए टॉपिक सीख रहे हो तो आपको एकदम से आप पे बर्डन नहीं डाला जा रहा कि आप सारी चीजें अभी सीखो, नहीं, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जा रही है जो आप समझ पाओ आसानी से, आप उसे डाइजेस्ट कर पाओ, मतलब समझ पाओ अच्छे तरीके से। आगे जाके धीरे धीरे करके क्या होगा, चीजें एडवांस होगी, आपको और समझ में आएगा इसके साथ साथ। तो अगर मैं क्या करूं कि सारी की सारी चीज आपको अभी बोल दूं कि अभी समझना है, तो आप क्या करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो साइंस में सबसे पहले चैप्टर में यही बताया गया था कि कोई भी चीज समझने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को समझना स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम से आप क्या कर सकते हो, लास्ट स्टेप ऑफ स्टेयर्स को छू सकते हो या फिर उस पर चढ़ सकते हो, नहीं, धीरे धीरे एक एक स्टेप क्या कर सकते हो, चढ़ोगे, तभी तो आप लास्ट तक पहुंचोगे। या फिर आप हनुमान तो बन नहीं सकते कि नीचे से जंप मारा ऊपर पहुंच गए, भाई इतनी ताकत तो नहीं होगी ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप लेंगे। आगे समझ में। तो फोर्स से आप रोटेशन भी कर सकते हो, एंगल पे भी लगा सकते हो। तो ये पढ़ोगे आप 11th-12th में। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन में। फ्रिक्शन फोर्स सीधा सीधा पूछ लेगा क्या होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है, ठीक है, यानी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। आगे समझ में। फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू मोशन, इट प्रिवेंट्स इजी मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता, तो आप आसानी से किसी भी चीज को क्या कर सकते थे, धक्का मार सकते थे या खींच सकते थे, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इजी मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा है। मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमें फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा करना पड़ेगा। आपको फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट मूव कर पाए। फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर आप जमीन पे ऑयल डाल दो, ठीक है, जमीन भी क्या है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है। आपके पैर भी अगर आप गौर से देखोगे तो हल्का सा क्या है, उबड़ खाबड़ है, रफ सरफेस है। तो आप जमीन पे चलते हो फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अगर जमीन पे आप ऑयल डाल दो, मतलब स्मूथ कर रहे हो आप सरफेस को, तो आपके पैर क्या करेंगे, स्लिप करेंगे। तो यानी फ्रिक्शन जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमें मूव कराने के लिए। एयर ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शंस ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। एयर भी फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। ट्रेन के ऊपर, पिक्चरों में तो आपने देखा होगा, ट्रेन के ऊपर हीरो क्या करते हैं, भागते हैं और ढिशुम ढिशुम एक्शन वगैरह करते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है तो कोई उस पर खड़ा नहीं हो पाएगा। 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ट्रेन, ठीक है। जिन पिक्चरों में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन के ऊपर फाइट कर रहे हैं, तो वो 70-80 के आसपास तो चलती है। तो उस टाइम पे एयर इतना फोर्स लगाता है कि आप सही से खड़े भी नहीं हो पाओगे। लेकिन एक्चुअल में फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ज्यादातर केसेस में, जैसे मान लो ट्रेन जा रही है तो वो एयर की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड है वो बहुत तेज है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकता हूं तो इस पे एयर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन वो इतना कम लग रहा है कि वो नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। एयर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, अगर आप रुई को, छोटी सी रुई को या फिर कोई भी बहुत हल्की सी चीज आप ऊपर से या बाल अपना तोड़ के ऐसे करके यूं छोड़ के देखो, तो वो ऐसे लहरता लहरता जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में एक एयर फ्रिक्शन लग रहा है। एयर फ्रिक्शन बाल के कंपैरिजन में, हमारे हेयर के कंपैरिजन में, या फिर कह लो अगर मास कम होगा तो उसके कंपैरिजन में एयर फ्रिक्शन जो है इतना लग रहा है कि उसको अपोज कर रहा है उसकी मोशन को। तो एयर भी क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स
अप्लाई कर रहा है तो उसे हम एयर फ्रिक्शन बोल देते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन से नुकसान तो आप देख रहे हो कि भैया वो मोशन को अपोज कर रहा है, इजी मूवमेंट को रोक रहा है, हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। लेकिन इसका फायदा भी है। आप कार चलाते हो? नहीं चलाते, मुझे पता है। साइकिल तो चलाते हो? साइकिल चलाते हो तो टायर क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। अब टायर के ऊपर लगता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है, वो फोर्स क्या करते हैं, आपको आगे धकेलते हैं, यानी कि बाइसिकल आगे चलती है। आप ऐसे चल रहे हो तो क्या कर रहा है पैर आपका, कि वो पीछे की तरफ स्लिप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, तो ये पैर मेरा ऐसे जा रहा है, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, ऐसे है, जो मेरे को आगे धकेल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आगे चल रहा हूं। तो फ्रिक्शन का बहुत बड़ा मेजर रोल है हमारे मूवमेंट में। आप पेंसिल से लिखते हो, वहां पे भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने यहां मार्कर से लिखा है, ठीक है, ये स्मूथ है, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख पा रहा हूं क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है ना। फ्रिक्शन हम मना नहीं कर सकते कि कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है, एक्चुअल में फ्रिक्शन कहीं नहीं है ये हम बोल ही नहीं सकते। आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, हम मानते हैं कि फ्रिक्शन वहां पे नहीं होगा ताकि हम इजीएस्ट वे को अच्छे से समझ पाए। लेकिन हर जगह फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर स्पेस वगैरह में देखोगे तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, और टाइप के फोर्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं धरती की बात कर रहा हूं, ज्यादा ऊपर मत जाओ, धरती पे आ जाओ। तो धरती पे आप कोई भी चीज कर रहे हो तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि सरफेस वहां पे कुछ ना कुछ रफ होगा। ठीक है, जहां भी सरफेस आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहां पे सरफेस है ही नहीं आपस में कांटेक्ट, तो वहां फ्रिक्शन नहीं होगा। जैसे स्पेस का, स्पेस में आप ऐसे लहर रहे हो तो वहां पे कैसे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वहां पे दूसरे टाइप का फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और जो प्लैनेट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बाकी सारे फोर्स आएंगे। वहां पे कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है ना एक। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को। तभी अगर गाड़ी चल रही है और इंजन बंद कर दो तो क्या होगा, वो एक टाइम के बाद रुक जाएगी, रुकेगी नहीं रुकेगी। बाइसिकल पे पैडल मारना स्टार्ट कर रहा, चल रही है, पैडल मारना छोड़ दिया तो रुकेगी नहीं रुकेगी, एक टाइम पे बिल्कुल रुकेगी। अगर ब्रेक भी नहीं मारोगे तब भी रुकेगी। क्यों रुक रही है, फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। तो वाई मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, ये आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो रुक जाता है। ठीक है, इन रियल लाइफ मोशन डिपेंड्स ऑन नेट फोर्स, ये अभी हमने देखा था, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, एक तरफ फोर्स ज्यादा होता है तो उसकी वजह से मोशन दिखता है आपको ऑब्जेक्ट का, मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो नेट फोर्स बताएगा आपको कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा और कैसे होगा। ठीक है, वेट एंड मास आर नॉट आइडेंटिकल, वेट और मास दोनों सेम चीज नहीं है। मास आपका कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे इस मार्कर का कोई मास होगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ कंटेंट होंगे, कंपाउंड्स होंगे, अगर वो इसके अंदर है, ठीक है, जैसे मैं मार्कर लिखता हूं मार्कर से तो इंक यहां पे चलती है तो थोड़ा सा मास कम होता है, लेकिन अगर मैं ना लिखूं और इसे ऐसे ही पड़े रहने दूं और इसका वेट आज मैं करूं और 10-15 दिन बाद करूं तब भी इसका मास सेम रहेगा। ठीक है, तो मास चेंज नहीं होगा। अगर इसका मास मैं चांद पे ले जाके भी करूं तब भी इसका मास सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन वेट आपका चेंज हो जाता है। वेट कैसे चेंज होता है, वेट एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं धरती पे खड़ा हूं, ठीक है, नीचे मशीन रख दो, वेइंग मशीन, मैं उस पर चढ़ जाता हूं तो वेइंग मशीन क्या बताता है आपको, बताता तो वो मास है, लेकिन उसके पीछे कैलकुलेशन कैसे हो रही है, मेरा जो वेट है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस तक पहुंचता है, मतलब वो एक्सपीरियंस करता है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, फिर उससे वो कैलकुलेशन करता है और हमारा मास बताता है। जो स्क्रीन पे आपको दिखता है वो है तो मास, लेकिन उसने कैलकुलेट कैसे किया, उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को फील किया। ठीक है, सेंसेस लगे होते हैं ना उसमें, उसने वो फील किया और उसके बेसिस पे उसने कैलकुलेट करके बता दिया।
आगे हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे कि मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब फोर्स आपको दिया होता है। तो यानी वेट अगर आपको पता चल जाए तो मास निकल जाएगा। वेट चेंज कैसे होता है, धरती पे जो वेट है वो आपने देख लिया, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स देख ली, और यही आप इसी ऑब्जेक्ट को चांद पे अगर ले जाओगे तो वहां पे मास तो सेम रहेगा लेकिन वेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, 1/6 होती है एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। तो यानी अगर वहां पे आप वेइंग मशीन ले जाओगे और वहां पे अपना वेट मेजर करोगे तो वो 1/6 हो जाएगा। अब वेइंग मशीन क्यों वेट में डिफरेंस दिखाएगी आपको, आपका वो तो मास दिखा रही थी, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे की गई है उसके अंदर कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ उसी को एक्सपीरियंस करके क्या करे, कैलकुलेट करे कि आपका मास कितना है। अगर आप चांद पे ले जाओगे उस मशीन को तो वो कैलकुलेशन तो वही करेगा कि क्या करता है, वो वेट को एक्सपीरियंस करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मून एक्सपीरियंस करेगा और उससे कैलकुलेशन निकालेगा जिससे आपका मास गलत आएगा। अब ये थोड़ी सी चीज आपको समझ में आएगी सेकेंड लॉ में, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट करे थे, बहुत सारे करे थे वैसे तो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा है और वहां पर हर चीज हटा दी, यानी फ्रिक्शन फोर्स हटा दिया, सारी रुकावटें हटा दी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, कोई सामने से ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो वो बिना रुके कंटिन्यूअस वे में मूव करता जाएगा उसी डायरेक्शन में। ये बताया था गैलीलियो ने। आ गया समझ में? तो इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले लोगों को लगता था कि जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है वो अपने आप रुकेगी, हमेशा रुकेगी, ऐसा लगता था पहले। अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने हो या ना हो तब भी वो ऑब्जेक्ट रुकेगी, ऐसा लगता था पहले, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली ने ये बताया कि अगर स्मूथ सरफेस यानी फ्रिक्शन हटा दिया, हर चीज हटा दी, बस वो ऑब्जेक्ट है और उसे मूव करा रहे हैं, हमने एक बार फोर्स लगाया और वो मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस वे में मूव करता जाएगा, ये बताया गैलीलियो ने। फिर आए न्यूटन्स, आइजैक न्यूटन, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फोर्स पे, ठीक है, मैंने अभी बताया था। इन्होंने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया एक ऐसी क्वालिटी है किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन को अपोज करता है, यानी कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को जिस अवस्था में वो है, जिस पोजीशन पे वो है, वो उसको क्या करता है, चेंज करने के लिए रेजिस्ट करता है। जैसे आपका नेचर क्या है, आपका नेचर है कि आप पिज्जा वगैरह ज्यादा खाते हो, तो आपकी मम्मी क्या करती है, जबरदस्ती लौकी खिलाती है, तोरी खिलाती है, तो आप क्या करते हो, रेजिस्ट करते हो। फिर मम्मी क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, फिर आप उसे खाते हो, है ना। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट के पास भी एक ऐसी टेंडेंसी है जिससे वो रेजिस्ट करता है चेंजेस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इनर्शिया, और यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। यानी फर्स्ट लॉ क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है तो वो तब तक रेस्ट पे रखा रहेगा जब तक कोई अलग से फोर्स ना लगाया जाए। अब यहां मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां फ्रिक्शन फोर्स होगा तो रेजिस्ट करेगा, सब चीज हटा दो, सब फोर्स हटा दो और एक ऑब्जेक्ट रख दिया यानी स्पेस में रख दिया, तो वो वहां तब तक रखा रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी स्पेस में रख दिया और एक फोर्स लगा दिया जिससे वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो वो उसी वेलोसिटी में चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। दिस कंटिन्यूज अनलेस अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कोई अलग से फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू में चलता रहेगा, या फिर अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। यही है आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।